हेलो, मैं श्रवण कुमार यादव आप सभी को आज अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसे हिंदी में लेखाकरण बोला जाता है। दोस्तों देखिए, ये लेखाकरण किसी भी प्रकार के लेन देन घटनाएं जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं उनको रिकॉर्ड करने की कला है। पहले हम इसको थोड़ा जान लें कि लेखाकरण क्या है, उसके बाद इसके परिभाषा, इसके उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। तो जैसे आपके परिवार में भी किसी प्रकार के लेन देन जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, रोज होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, उसी प्रकार व्यवसाय में भी लेन देन प्रतिदिन होते हैं, बार बार होते हैं। जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं उनका रिकॉर्ड करना आवश्यक है, और रिकॉर्ड किस लिए किया जाता है तो लेखाकरण के उद्देश्य के अंतर्गत यह आता है। चलिए लेखाकरण के उद्देश्य पर चर्चा करें। लेखाकरण का उद्देश्य विधिवत रिकॉर्ड करने के लिए हो सकता है, जिसे कभी भी देखा जा सकता है कि किससे कितने का लेन देन हुआ। और दूसरी, व्यवसाय के शुद्ध लाभ, हानि आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखाकरण का उपयोग किया जाता है। समय समय पर जो आय व्यय होते हैं उसके आधार पर उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, जिससे व्यवसाय के लाभ हानि का पता किया जाता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी के लिए भी लेखाकरण का उपयोग किया जाता है। व्यवसाय के स्वामी बराबर जानना चाहते हैं या अन्य पक्ष भी हैं जिन्हें बाह्य पक्ष बोला जाता है। जैसे बैंक में बैंक को ले लें, बैंक भी व्यवसाय को लोन देती है। अनेक भी इन्वेस्टर हो सकते हैं जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को जानना चाहते हैं। व्यवसाय की परिसंपत्ति कितनी है, अगले साल कितनी थी, उसमें कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, इसकी जानकारी बाह्य पक्ष भी रखना चाहते हैं। और उसके आंतरिक पक्ष में जैसे व्यवसाय के प्रबंधन में लगे लोग अनेक प्रकार के निर्णय लेने के लिए इसकी स्थिति जानना चाहते हैं, जिससे व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहे। और इसीलिए लेखाकरण का उपयोग किया जाता है, लेखाकरण को रिकॉर्ड किया जाता है समस्त लेन देन और वित्तीय प्रकृति के घटनाओं को। तो अब हम लेखाकरण के परिभाषा पर चर्चा करें। इसमें अनेकों विद्वान लोग, अनेकों विशेषज्ञ लोग का परिभाषा अलग अलग है, जिसमें सर्वव्यापी परिभाषा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का परिभाषा आज मैं आपको बताऊंगा, जो इस प्रकार है। लेखाकरण उन लेन देन और घटनाओं को धन की दृष्टि से रिकॉर्ड करने की कला है जो कम से कम आंशिक रूप से भी वित्तीय प्रकृति के होते हैं और जिनका वर्गीकरण करके सार्थक ढंग से सार प्रस्तुत किया जाता है तथा उनकी परिणामों की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार इसे आप नोट करेंगे। चलिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ। लेखाकरण उन लेन देन और घटनाओं को धन की दृष्टि से रिकॉर्ड करने की कला है
जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं और जिनका वर्गीकरण करके सार्थक ढंग से सार प्रस्तुत किया जाता है तथा उनके परिणामों की व्याख्या की जाती है। तो इसकी परिभाषा को आप अच्छी तरह से नोट कीजिए और इसी के आधार पर इसके कंसेप्ट भी हैं, लेखाकरण के सिद्धांत भी हैं, जिसके चर्चा हम करेंगे। इससे पहले चलिए हम लेखाकरण के लाभ को जान लेते हैं। लेखाकरण से लाभ क्या है? अब मनुष्य के बस में नहीं है कि रोज अनेकों प्रकार के व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं उसे याद रखा जा सके। तो इसे परिस्थिति का, जो व्यवसाय में अनेकों परिस्थिति आते हैं, जैसे किसी से कर्ज लिया हो, उधार लिया हो, तो उसे चुकता करने के लिए इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो ये हो गया। दूसरा, संपत्तियों पर नियंत्रण। लेखाकरण से पता चलता है कि कितनी नकद राशि शेष है, बैंक खाते में कितनी राशि जमा है, गोदाम में कितना माल है, किससे हमने माल उधार लिया है, नगद माल कितने का लिया गया। यह संपूर्ण जानकारी लेखाकरण करने से हमें मिलती है। वित्तीय विवरण तैयार करने में भी सहायता मिलती है कि हमारे पास कितनी संपत्ति अभी है, पहले कितना था, इसकी तुलना की जा सके प्रत्येक वर्ष। व्यवसाय के स्थिति को जानने के लिए आंतरिक और बाह्य पक्ष के बारे में हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं, वो भी इसकी स्थिति जानना चाहते हैं। प्रबंधक भी, जिसे आंतरिक पक्ष कह सकते हैं, व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं कि व्यवसाय किस स्थिति में चल रही है और आगे इसे चलाने के लिए क्या क्या सुरक्षात्मक उपाय किया जा सकता है। लेखाकरण की अब सीमाओं पर चर्चा करते हैं। लेखाकरण की कुछ सीमाएं भी होती है। हम लेन देन जो धनराशि के रूप में होते हैं, वित्तीय प्रकृति के हैं, उन्हें तो हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, लेकिन व्यवसाय में अनेकों महत्वपूर्ण पक्ष भी होते हैं जिसे लेखाकरण में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान आपके पास प्रबंधक है, मैनेजर है, उनकी मृत्यु हो गई, जो व्यवसाय को चलाने में अहम भूमिका निभा रहे थे, जिनके आने के बाद व्यवसाय में बहुतों तरक्की हुई और वो चल बसे, तो व्यवसाय पर कितनी हानि होगी इसे आप जान सकते हैं, परंतु इनका रिकॉर्ड आपको लेखा पुस्तकों में नहीं होती। यह लेखाकरण के सिद्धांत में शामिल नहीं है और न इसके कार्य में शामिल है। फिर भी यह महत्वपूर्ण चीज होता है व्यवसाय के लिए, तो यह लेखाकरण के सीमा के अंदर में नहीं है। और लेखाकरण में
रिकॉर्ड किए गए आंकड़े ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात जो लेन देन हो गए उन्हीं को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे क्या लेन देन होने वाला है इसका रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते। तो यह लेखाकरण की सीमाएं हैं। मूल रूप से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने इनकी सीमाओं के बारे में आपको चर्चा कर दिया हूँ। अब चलिए लेखाकरण के आधारभूत संकल्पनाएं, जिसे इंग्लिश में बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो हम अब उस पर चर्चा करेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। तो लेखाकरण का इतिहास भी बहुत पुराना है। तो पहले कुछ परंपराएं होती है प्रत्येक कार्य के लिए, और वह चलते चलते आगे चलकर पारंगत हो जाती है, उसमें कुछ निखार आता है, उसके बाद वह नियम और सिद्धांत का रूप धारण कर लेती है। तो चलिए अब हम लेखाकरण के उन आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत है व्यावसायिक एका का सिद्धांत। व्यावसायिक एका अर्थात व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय से अलग माना जाता है। व्यवसाय का स्वामी अपने निजी कार्य के लिए व्यवसाय से अगर पैसे ले जाते हैं, राशि निकाल के ले जाते हैं, तो उसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं। किन खाताओं में रिकॉर्ड करते हैं इसकी आगे चर्चा की जाएगी। दूसरा है मुद्रा मापन की संकल्पना। प्रत्येक लेन देन को कितने कुंटल में हुआ, कितने लीटर में हुआ, इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते। प्रत्येक लेन देन को हम मुद्रा के रूप में ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अपने भारत में रुपए में रिकॉर्ड किया जाएगा, अमेरिका में अमेरिकन डॉलर में, इसी तरह जिस देश में आप हैं, आपका व्यवसाय जहाँ है, उसके मुद्रा में मापकर जो लेन देन हुआ या कोई घटनाएं हुई जो वित्तीय प्रकृति के हैं, उनको हम मुद्रा में मापकर रिकॉर्डिंग करते हैं। तीसरा है वस्तुनिष्ठ साक्ष्य की संकल्पना। वस्तुनिष्ठ साक्ष्य की संकल्पना का अर्थ यह है कि व्यवसाय में कोई भी कार्य किए जाते हैं, कोई भी लेन देन होते हैं, तो उसके प्रमाण के आधार पर, जैसे रसीद, कैश मेमो, उसके आधार पर रिकॉर्डिंग की जाती है। चौथा है ऐतिहासिक रिकॉर्ड की संकल्पना। ऐतिहासिक रिकॉर्ड अर्थात जो लेन देन हो चुके हैं उन्हीं की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जो लेन देन नहीं हुए, जो भविष्य में होने वाली है, उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग तब करते हैं जैसे अभी कोई वर्कर आपके यहाँ कार्य कर लिया,
तो जैसे आपने मजदूर लगाया और वह काम कर दिया तो उसकी रिकॉर्डिंग आज हो जाएगी। तो यह है ऐतिहासिक रिकॉर्ड की संकल्पना। अब है पांचवा लागत की संकल्पना, कॉस्ट कंसेप्ट। सार रूप में मान लीजिए व्यवसायिक कार्यकलाप का अर्थ है मुद्रा का विनिमय। लागत की संकल्पना के अनुसार लेखा पुस्तकों में समस्त परिसंपत्तियों को उनके प्रारंभिक क्रय मूल्य पर दिखाया जाता है। अर्थात 2022 में आपने कोई मशीन खरीदा, तो जितने में आपने मशीन खरीदा भविष्य में उसकी दाम, मान लें 10,000 में आपने मशीन खरीदा, भविष्य में उसकी दाम या दूसरे मार्केट में उसकी दाम 12,000 रुपये है और आपने 10,000 में खरीद के लाया, तो लेखा पुस्तकों में हम 10,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, न कि 12,000 15,000। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि अगले साल भी आप 10,000 ही रिकॉर्ड करें। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगले साल एक वर्ष बाद उसके कुछ मूल्य में कमी आएगी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसके भी कुछ नियम होते हैं जो कमी करके उसमें आप लेखा पुस्तकों में उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब एक और अलग संकल्पना है, सिद्धांत है द्विपक्षीय संकल्पना। व्यवसाय में कोई भी लेन देन होता है तो इसके दो पक्ष होते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपये खर्च करके माल खरीदा, तो आपके पास 10,000 का माल भी आ गया और आपका 10,000 रुपया चला गया। 10,000 का माल आया और 10,000 रुपया चला गया। तो यहाँ लेन देन के दो पक्ष हो गए, तो लेखा पुस्तकों में भी इन दो पक्ष में ही रिकॉर्डिंग किए जाते हैं। इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम अगले वीडियो में तो रिकॉर्ड करने की संकल्पना पर हम चर्चा किए हैं। आगे वीडियो में हम रिपोर्ट की संकल्पना पर भी चर्चा करेंगे, जो आपने परिभाषा में पढ़ा है। सार प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इस संबंध में भी हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अभी यहीं तक वीडियो खत्म करते हैं।